चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 4th है। चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है। ओके, तो इसमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है, तो ऑप्शन पे आते हैं। कबड्डी है, खो खो है, हॉकी है और लास्ट ऑप्शन है रग्बी है। तो इसमें सबसे सब भारतीय खेल तो कबड्डी भी तो है ना, और खो खो भी है और हॉकी भी है। तो भारतीय खेल में शामिल इस ऑप्शन में से 3 जो है कबड्डी, खो खो, हॉकी है, जो कि रग्बी नहीं है। कौन सा नहीं है, तो भारतीय खेल में रग्बी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है कि इनमें से भारतीय खेल रग्बी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है, मतलब लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से कौन जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू, ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इनका उपनाम जो है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम एक नेताजी भी पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। ओके, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनको ही बोला जाता है लौह पुरुष। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लौह पुरुष। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन, आयोडीन मींस नमक की मात्रा जो बोलते हैं ना, आयोडीन, आयोडीन का सूत्र जो होता है NaCl जो होता है, उनमें से आयोडीन जो नमक में पाए जाते हैं आयोडीन होते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है घेघा, मलेरिया, और ऑप्शन सी है मोतियाबिंद, और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो इसमें से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, घेघा। घेघा रोग, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ये जो मलेरिया है ना, ये एनोफ्लुएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और ये जो सी नंबर ऑप्शन है मोतियाबिंद, ये आंखों में होता है। आंखों में जो रेटिना होता है ना, उसमें जो रेटिना जो प्रभावित करती है मोतियाबिंद होता है। और ए बी नंबर है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, तो अब चारों ऑप्शन समझ लिए ना। इसमें से आप छाट सकते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन पे आते हैं कावेरी, महानदी, कृष्णा, सतलुज नदी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महानदी पर हीराकुंड बनाया गया है। ये जो कावेरी नदी है ना, तो कावेरी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 यानी 1024 किलोबाइट बराबर है, मतलब किसके बराबर है, तो ऑप्शन पे आते हैं 8 बिट्स, ऑप्शन बी है 1 मेगाबाइट्स यानी MB, इसका हाफ में लिखा गया ना, हाफ में MB, और ऑप्शन सी है 1 गीगाबाइट यानी GB, और ऑप्शन डी है 1 बाइट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट। ओके, तो एकदम कंफ्यूज, गीगा बाइट है ना, तो ये इससे नहीं है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB, एकदम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लोग अतीत में किए गए चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें डॉटेड कहा जाता है। यानी जो लोग अतीत में किए गए चीजों पे अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन पे आते हैं जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है पुरातात्विक वेदों, और ऑप्शन सी है भूविज्ञानिक, और ऑप्शन डी है चिकित्सक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, पुरातात्विक वेदों, यानी पुराने चीजों को जो अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं पुरातात्विक वेद। ओके, जो जीव विज्ञान, ए नंबर ऑप्शन देख रहे हैं ना, जीव विज्ञान, तो ये जीवों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान, मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करने वाले को जीव विज्ञान। और ऑप्शन सी है भू विज्ञान, यानी भू मीन्स क्या होती है, तो भूमि, भू मीन्स पृथ्वी, भू से एकदम याद रखिएगा
पर्यायवाची होती है पृथ्वी का? भू, भू, भूमि, भूमि। तो ऑप्शन एकदम याद रखिएगा सी कि भू विज्ञान किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी पर रहे वस्तुओं को अध्ययन करते हैं, भूवैज्ञानिक चिकित्सा यानी डॉक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पूरा तात्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई अनुपात क्या है? यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? रेशियो पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे आते हैं 4:5, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 1:1 और ऑप्शन डी है 5:6 रेशियो मीन्स अनुपात। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 2:3। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, 2:3, ठीक है। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वाघा सीमा कहाँ स्थित है? वाघा सीमा ऑप्शन है लोंगवाला यानी राजस्थान में, मोरे क्या है? तो मणिपुर, ऑप्शन सी है कच्छ के रण यानी गुजरात में, ऑप्शन डी है अमृतसर यानी पंजाब में। तो बिल्कुल सही है, वाघा सीमा जो है अमृतसर और पंजाब में। ऐसे एकदम बिल्कुल यही कच्छ के रण जो है ना, इसको ही बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ओके, जो गुजरात में है, एकदम गुजरात में है, लेकिन बघाव का जो सीमा है वो अमृतसर पंजाब। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, कंफ्यूज है तो बघाव में जो केसरी जो रहते हैं, केसरी हिंद किसके उपनाम पे है? तो बघाव मतलब केसरी ए हिंद जो है उन्हें शेरों का सल्तनत दिया गया है। तो शेर को भी तो एक तरह से बाघ बोलते हैं। कितने लोग बाघ बोलते हैं ना? बाघ पंजाब के बाघ है, तो वैसे ही इसको याद रखेंगे। बघाव का है यानी बाघ जो होते हैं, एकदम बाघ से याद रखिएगा कि बाघ यानी बघाव सीमा जो है वो अमृतसर यानी पंजाब के इर्द गिर्द है। तो एकदम याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमवीर चक्र यानी पीवीसी, शॉर्टकट में क्या है? पीवीसी पुरस्कार विजेताओं की निम्नलिखित सूची में से जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान पीवीसी से सम्मानित किया गया था, यानी कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में, एकदम याद रखिएगा 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और कारगिल युद्ध के विजय के बाद उसे कौन से कारगिल युद्ध के? तो 26 नवंबर, एकदम याद रखिएगा 26 नवंबर को कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ था और विजय जब हुआ था, उसी को बोलते हैं 26 नवंबर को हम बनाते हैं। और इसमें जो परमवीर चक्र यानी पीवीसी है, उसे किससे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशिल बुरजोजी तारापुर, ऑप्शन बी है 2 बाई लेफ्टिनेंट अरुण खेतन पाल, ऑप्शन सी है कैप्टन विक्रम बत्रा और ऑप्शन नंबर डी है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो एकदम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे कारगिल युद्ध में, उन्हें पीवीसी से सम्मानित किया गया था। पीवीसी क्या है? तो परमवीर चक्र है, जो हम लोग युद्ध के दौरान, ये परमवीर चक्र क्या है? तो ये युद्ध में जीते गए या युद्ध में जो परमवीर चक्र होता है, तो युद्ध में जैसे हम लोग विजय प्राप्त करते हैं और उसमें जो मतलब अच्छा कार्य करता है उसे परमवीर चक्र देते हैं। ओके, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध की समाप्ति के बाद जब कारगिल युद्ध पे विजय हुई थी, तब विक्रम बत्रा को पीवीसी यानी परमवीर चक्र को प्रदान किया गया था। एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है? यानी एक संस्कृत भाषा, एक ऐसा राज्य है जो अपनी मतलब संस्कृत को आधिकारिक भाषा में अपनाया है, वो कौन सा भारत का राज्य है?
तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो संस्कृत भाषा को आधिकारिक भाषा में कौन चुना है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड। अच्छा चलिए एक ऐसे भी ट्रिक से याद रखेंगे, संस्कृत में कौन उत्तर दे, संस्कृत जो होता है उसे उत्तर दिया जाता है, संस्कृत में पूछे हुए सवाल को उत्तर दिया जाता है, और उत्तर मीन्स याद रखिएगा एकदम उत्तराखंड। ओके, एकदम याद रखिएगा उत्तराखंड। संस्कृत में कहे गए क्वेश्चन में क्या देते हैं? तो उत्तर देते हैं। और कालिक भाषा कौन अपनाया है? तो उत्तराखंड अपनाया है। इसका एक ट्रिक एकदम याद रखिएगा, संस्कृत में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका उत्तर कौन देता है? तो उत्तराखंड। तो एकदम याद रखिएगा कि उत्तराखंड संस्कृत भाषा को आधिकारिक भाषा में एक रूप में मान्यता प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? यानी इस टाइम भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन है सी वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी है श्री जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी है श्री अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर डी है श्री रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, वर्तमान के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। और ये जो श्री वेंकैया नायडू है ये जो है अब ये पास्ट में है, यानी पहले थे, मतलब 2022 में जुलाई 25 में इन्होंने जगदीप धनखड़ ने अपना पद संभाला और ये इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। ठीक है, ये जो रामनाथ कोविंद है ये राष्ट्रपति हैं जो पहले थे। अब कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषता रखने वाला एक चिकित्सक है। मतलब क्या, मतलब जो बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञ यानी विशेषज्ञ है और चिकित्सक करता है, वो क्या है? ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी है पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये ऑप्शन पे पहले करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? जो एन से न्यूरो, एन से मतलब ऐसे भी आते हैं जो नस के बारे में, जो शरीर के कोई भी ऐसा नस होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। शरीर के एक छोटी सी भी नस के बारे में जो अध्ययन कर लेता है वो न्यूरोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? जो हड्डियों के बारे में, जो बोन्स होते हैं जो सबसे मजबूत, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल देखिए, मतलब जो बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञ रखने वाला एक चिकित्सक, तो उसको क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? जो आकाश में सितारे देखते हैं उसको, मतलब इकट्ठे जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है सौर प्रणाली, ऑप्शन बी है नक्षत्र मंडल और ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है धूमकेतु। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नक्षत्र मंडल। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तो नक्षत्र मंडल बोलते हैं। और ये जो ग्रह है, तो ग्रह तो अलग होते हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है, और ग्रह कितने हैं? तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, ऐसे शनि, वरुण जो है वो ग्रह है। और ये जो सौर प्रणाली है, तो सौर प्रणाली एकदम बोलेंगे कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उसको सौर प्रणाली बोलते हैं। मतलब एक परिवार, जैसे सौर प्रणाली में हम पढ़ते हैं ग्रह के बारे में, नक्षत्र के बारे में, तारों के बारे में, ग्रह के बारे में, उसको सौर प्रणाली में डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? यानी ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन
पेरोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस होने पर भी आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जो होता है CO2। ओके, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों को अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है। कल हम पढ़े थे ना कि राज्यसभा में मतलब अपना राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम कार्यकाल कितना होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल और ऑप्शन नंबर डी है 2 साल। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है 6 साल। 6 वर्ष जो होता है 6 वर्ष जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम यानी मैक्सिमम कार्यकाल होता है। और ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 साल। तो 5 साल जो होता है राज्यसभा के सभापति का, जो उसमें सभापति होते हैं उनका 5 वर्ष कार्यकाल होता है और 6 वर्ष उनमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए उनका मिनिमम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ओके, ये जो 7 साल है ऐसा कोई भी पद नहीं जिसमें आदमी 7 साल कार्य करे। 2 साल तब कार्य करेगा जो बीच में या तो वो कार्य छोड़ दे या अपना रिजाइन कर दे, उसमें 2 साल होता है। लेकिन 5 साल और 6 साल में बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा। और 5 साल जो होता है लोकसभा में कार्य करने के लिए अधिकतम कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी गोपीचंद किस खेल से जुड़ा हुआ है। पी गोपीचंद मतलब किस खेल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन पे आते हैं बैडमिंटन, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है हॉकी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बैडमिंटन। ओके, पी गोपीचंद जो है वो बैडमिंटन से खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती है। मतलब कौन सी कंपनी है जो मोबाइल नहीं बेचती है। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है BSNL यानी BSNL, ऑप्शन सी है HP। ओके, और ये जो एप्पल है और ये कौन सी है BSNL। ऑप्शन सी है सोनी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है BSNL का एक सिम होता है ना। तो BSNL जो कंपनी है वो मोबाइल नहीं बेचती है। बाकी सब तो कंपनियां मार्केट में है, एप्पल है, HP है और सोनी की भी मोबाइल है। लेकिन BSNL के कभी कोई मोबाइल देखा है क्या। तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जमीन और पानी पर यात्रा करने से सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जमीन यानी थल पे और पानी में यानी जल पे, मतलब जो दोनों पे कार्य करने के लिए यानी चलने के लिए सक्षम होता है उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है होवरक्राफ्ट, ऑप्शन बी है रोवरक्राफ्ट और ऑप्शन सी है मोवरक्राफ्ट, ऑप्शन डी है कार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है होवरक्राफ्ट। ओके, तो बिल्कुल याद रखिए जहां हो आ जाएगा उसमें जल और थल दोनों हो सकता है। एक यही ट्रिक है सिंपल सा, आप एकदम याद रखिएगा। हो सब में थोड़ी थोड़ी कंप्रोमाइज हुई ना, इसमें हो है, इसमें रो है और इसमें एमओ है। तो एकदम याद रखिएगा जहां हो आ जाए यानी हो वर्कक्राफ्ट। सब में तो वर्कक्राफ्ट है ना, सब में वर्कक्राफ्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन कहाँ इसमें चेंजिंग हुई है तो इसमें यहाँ चेंजिंग हो। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत सरकार के अंतरिक्ष
कार्यक्रम को देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कह रहा है कि भारत सरकार में जो स्पेस एजेंसी है यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको देखभाल कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन है ISBT। ओके, ऐसे है ISBT। ओके, चलिए बी नंबर ऑप्शन है NTRO। ओके, ऑप्शन नंबर सी है नाबार्ड और ऑप्शन नंबर डी है इसरो। कौन सी है? तो इसरो है। इसरो जो संस्था है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसरो। पहले तो इसरो क्या है? तो इसरो जो है ये भारत सरकार की अंतरिक्ष कार्य को देखभाल करने वाली एक संस्था है जो ये भारत में है। नासा कहाँ है? तो एक नासा भी पढ़े थे ना, नासा जो पढ़े हैं ये भी एक अंतरिक्ष की जो संस्था है, स्पेस एजेंसी भी नासा है, लेकिन ये कहाँ पे है? तो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, तो एक इसरो है जो भारत में है और ये भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखभाल करने वाली संस्था है। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा है? तो इसरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? जैसे हम लोग भारत में वंदे मातरम है, कोई ना कोई एक आदर्श जो वाक्य होते हैं, तो इसमें पूछा है कि भारत में नौसेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन है सर्वोत्तम सुरक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर बी है नौ वरुणा, ऑप्शन नंबर सी है वीरता और विवेक, ऑप्शन नंबर डी है नव स्पृशम दीप्तम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नौ वरुणा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखिएगा, नौ वरुणा जो है वो नौसेना का आदर्श वाक्य है। और सब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, नव स्पर्श दीप्तम, ये जो है ये एयरफोर्स यानी वायुसेना का आदर्श वाक्य है। ओके, तो डी नंबर ये जो वायुसेना का आदर्श वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर की जो हम लोग की स्ट्रक्चर होती है उसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसमें आते हैं। चलिए ऑप्शन है लार ग्रंथि, फेफड़ा, जिगर और ऑप्शन नंबर डी है पेट। तो इसमें से हम तो एकदम इजी है ना, लार ग्रंथि है जो ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ी शरीर में तो ग्रंथि हो ही नहीं सकती। फेफड़ा जो है ये भी नहीं हो सकता है। पेट जो है, पेट क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है? बड़ी ग्रंथि नहीं है, बल्कि जिगर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। ये तो सब जानते हैं ना मोहम्मद इकबाल को, जो सारे जहां से अच्छा लिखे। और ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, इनकी क्या थी एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो गीतांजलि के लेखक थे, बंकिम चंद्र चटर्जी इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अच्छा आपको यही बता दीजिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और ये एकदम इजी सी बात है कि उसमें से सबसे गहरा तब कौन सा सकता है? तो जब प्रशांत महासागर बड़ा है तो गहरा भी तो प्रशांत महासागर हो सकता है। तो ऑप्शन में आते हैं हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और उसमें सबसे गहरा कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर, जो मेरियाना गर्त है। गर्त मीन्स गहरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते को ठीक करता है? यानी लोकसभा की
जो लोकसभा में स्पीकर के वेतन और भत्ते हैं कौन ठीक करता है? ठीक मीन्स उसमें मतलब कौन उसको मतलब करता है? वो ऑप्शन पे आते हैं मंत्रियों की परिषद, या राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो बिल्कुल सही है संसद। लोकसभा के लोक स्पीकर का वेतन भत्ता जो है वो संसद तय करता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश और ना ही मंत्रियों के परिषद। इनको तो खुद पैसा मिलता है और राष्ट्रपति इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो संसद होंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14। तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 14 है ना वो समानता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।